नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है प्रदीप सिंह कि 37.5% लोग बिहार में, 52%, 42%, झारखंड में तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 37.5% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। और ये तमाम जो मानक हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, मृत्यु दर के, उनमें बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है देश में। दोस्तों, आप देख रहे हैं RS वर्ल्ड न्यूज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल RS वर्ल्ड न्यूज को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के हिंदी डिबेट देखने के लिए और हर तरह की न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और जनता में आगे शेयर भी कर दें। उत्तर प्रदेश, देखिए संदीप जी, ये सब आंकड़े आपके सही, लेकिन जब वोट देता है जो मतदाता है, वो इन आंकड़ों के आधार पर वोट नहीं देता है। वो एक ही तुलना करता है कि इससे पहले वाली जो सरकार थी उसमें हमारा जीवन स्तर इससे अच्छा था कि खराब। इस सरकार ने आके उसमें कुछ जोड़ा है या घटा दिया है। अगर जोड़ा है तो सरकार फिर से आएगी, घटा ठीक है। इसीलिए मैंने सवाल भी ये रखा है विनोद अग्निहोत्री कि मुद्दों की भरमार है, मुद्दों की भरमार या मोदी लगाएंगे नैया पार। प्रधानमंत्री मोदी, जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, पिछले 1 महीने में 9 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं। मैं 16 नवंबर से बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, अक्टूबर और पहला पखवाड़ा में अभी इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं। और अगले 8 दिनों में 3 और जनसभाएं करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतना इन्वेस्ट किया, देखिए चुनाव तो उत्तराखंड में भी हैं, पंजाब में भी हैं, वहां उतने दौरे नहीं है प्रधानमंत्री के, हालांकि वो छोटे राज्य भी हैं। यहां पर इतना फ्रंट फुट पर क्या 2017 में भी, या मैं कहूं 2019-2014 के लोकसभा चुनाव में भी इतना फ्रंट फुट पर खेलते दिखे प्रधानमंत्री मोदी, या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। आप गुजरात चुनाव याद कर लीजिए, बिहार का चुनाव याद कर लीजिए, चाहे इस बार का याद कर लीजिए, 2015 का याद कर लीजिए, वो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी फ्रंट फुट पर वो खेलना है क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि 2017 में उनके नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट और 325 सीटें उनके गठबंधन को दी थी। तो इस बार भी वो अपने को ही आगे करके चुनाव पार्टी को लड़ाना चाहते हैं कि भाई देखो, आपने पिछली बार मेरे ऊपर भरोसा किया था, इस बार भी मेरे ऊपर भरोसा करो। एक दूसरी बात यह है कि जो पिछड़ों के अंदर जो नाराजगी, क्या बीजेपी को लग रहा है योगी पर भरोसा कम है लोगों को, मोदी पर भरोसा ज्यादा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जातीय सामाजिक समीकरण के हिसाब से जो को मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे पिछड़े वर्ग के लोग, वो नहीं बने। और जिस किया गया और तमाम सारे जो है मुद्दे हैं जिनको लेके पिछड़ी जातियों की नाराजगी और पुराना ऑडियो ही उठाइए पीसीआर। जिस तरह अखिलेश यादव ने एक रेनबो अलायंस बनाने की कोशिश की है, आप देखिए आज बीजेपी के साथ सिर्फ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद है। अखिलेश यादव के साथ संजय चौहान, केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, राजा रामपाल, कृष्णा पटेल और खुद चाचा शिवपाल आ गए। अब हाँ, चाचा शिवपाल आ गए। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियों का जो अलायंस बनाया है, उससे भी बीजेपी के अंदर घबराहट है, क्योंकि उसका जो रेनबो अलायंस जो अवैध, ये भी बताएंगे आपको ज्यादा विस्तार से, वो रेनबो अलायंस जो है वो बिखर रहा है। और वो बिखर रहा है इसलिए मोदी जी अपने को इसलिए भी आगे कर रहे हैं कि मोदी जी की एक राष्ट्रीय नेता की छवि भी है, साथ साथ उनकी पिछड़े नेता की भी छवि है। तो पिछड़े वर्गों को जो है वो बताने के लिए कि योगी जी अगर हैं तो साथ में मोदी जी भी हैं, इसलिए आप उसको जो है हमारे साथ रहिए। तो ये भी अभय दुबे एज ए सोशल साइंटिस्ट जो बात कह रहे हैं यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री, क्या अखिलेश यादव ने जो ये सतरंगी, ये रेनबो कोएलिशन जो बनाया, अब तो वो पूरा जामा पहना दिया गया है, अब शिवपाल यादव भी आ गए, पश्चिम में साथ मिल रहा है जयंत चौधरी का, संजय चौहान की भी थोड़ी बहुत पैठ है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर हैं, कृष्णा पटेल हैं। तो क्या ये सामाजिक समीकरण, राजनीतिक को छोड़िए, सामाजिक समीकरण पर ये गठबंधन सेंधमारी कर पाएगा, कर सकता है? क्या ये कोई खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं पसंद और निजी पसंद को बिल्कुल छोड़कर एक निष्प्रय किस्म का विश्लेषण करूंगा इस सवाल पर। अखिलेश यादव ने अति पिछड़ी जातियों के ऊपर जोर दिया है कि यादवों के साथ में उनका एक गठजोड़ बन जाए, और इसमें वो कामयाब हैं। जो उन्होंने पिछली बार नहीं किया था, इसका उन्हें लाभ भी मिलेगा।
लेकिन अखिलेश यादव का दलित जातियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो दलित जातियां जो कि जाटवों के दलित राजनीतिक समुदाय में जाटवों के प्रभुत्व से नाखुश रहती हैं, और छवि ऐसी बन रही है कि समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यह हो चली है इसकी प्रतिक्रिया में कि शायद गैर जाटव दलित अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी बन रही है। अखिलेश यादव को अभी तक उनके सलाहकारों ने यह राय नहीं दी है कि वो अपने गठजोड़ में कुछ दलित नेताओं को और दलित गुटों को, दलित समूहों को भी लाएं। ऐसा ना करके दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हो रहा था, जो एक सामाजिक गठजोड़ बना था 2017 में मौजूद था, जो इस बार वैसा नहीं है, वो नुकसान दरअसल थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और बद्री नारायण जी इस बारे में और भी प्रकाश डाल सकते हैं। बिल्कुल, बद्री बाबू के पास भी आऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा जब हम ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, सामाजिक, इलाकाई थोड़ा विश्लेषण भी कर लेते हैं। और केपी मलिक, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अच्छा खासा उसकी नब्ज जानते हैं, उसकी थाह लेते हैं, तो इलाकों के हिसाब से देखें, मोटा मोटा मैं ग्रेटर वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं 91 सीट 92 सीट हैं, मैं इसे बढ़ाकर 136 सीट तक ले जा रहा हूँ। 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2017 में। तो ये किसानी का मुद्दा, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, आंदोलन की भी घर वापसी हो गई है, लेकिन उसकी गूंज या बीजेपी का विरोध दिखता है, या दरअसल बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और अपने खेमे से जो लोग जाते दिख रहे थे उन्हें वापस बुला लिया है। इसमें संदीप जी, अगर हम देखें, हमें थोड़ा 2017 में चलना पड़ेगा, जब भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो उस समय 2017 में प्रधानमंत्री जी का चेहरा बहुत चमक रहा था, दूसरा अखिलेश यादव की एंटी कॉम्बेंसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और आपको याद होगा 2013 में जो घटना हुई थी, कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी की जो कद्दावर जाति है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित थी, और जो वहां का महत्वपूर्ण राजनीतिक दल रालोद था वो धराशायी उसी 2013 के दंगे की वजह से हुआ था। उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर हम इस बार उस गठजोड़ को देखें तो गठजोड़ कहीं ना कहीं टूटा है। जाट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड बहुमत अपना लेके गया था, इस बार वो जाट उस तरह से नहीं जा रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां की थी, उसमें कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों की रहती है। दूसरा जो उनका मेन मामला था कि जाटों का आरक्षण खत्म हो गया था। तो इस बार हम अगर आप देखें कि जितना समर्थन 2017 में मिला था, इतना समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मुझे उस पर संशय है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि जो जातियों का गठजोड़ यहाँ पे है, शायद यही आपने पूछा है, वो इस प्रकार से रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें मुझे संशय है। क्योंकि मैं यहाँ पे दुबे जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के साथ जो दलित चीजें हैं, दलित पार्टियां हैं, दलित जो लोग हैं, दलित नेता हैं, वो जाने में कतरा रहे हैं, उस पर अखिलेश यादव ध्यान नहीं दे रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को देखते हुए जो डिप्टी सीएम उनके हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने उनको दिल्ली बुला के फोटो भी खिंचवाए हैं और वो फोटो सोशल मीडिया पर डलवाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो गई। ये तो थी 136 सीटें। बद्री बाबू, 156 सीटें हैं पूर्वांचल में, और क्योंकि आप समीकरणों की भी बात कर रहे थे, हम इलाकों में भी देखें, 156 में से 106 सीटें जीती थी बीजेपी पिछली दफा। अभी जो तमाम अलग अलग चैनलों पर पोल्स आ रहे हैं उसमें 55-60 समाजवादी पार्टी, 60-65 बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नुकसान और पूर्वांचल में भी नुकसान। यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा। यही कुछ रास्ता दिखता है विपक्ष को, या दरअसल लीड इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा कुशन है, तो बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
देखिए, इस बार ये तय है कि पूर्वांचल बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने जा रहा है इस इलेक्शन में। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो कैंपेन है उसका एक बड़ा भाग पूर्वांचल पर केंद्रित है। बीजेपी इस महत्व को समझती है और यहाँ पर दो तरह से राजनीति हो रही है। एक है जो सामाजिक अलायंसेस की राजनीति उसको कहते हैं ना, अधिक से अधिक सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने का, जिसके लिए अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके उन समूहों तक पहुंचना चाहते हैं नेताओं के माध्यम से। बीजेपी डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक क्लास पैदा करके उन तक पहुंचना चाहती है और सीधे रिप्रेजेंटेशन दे करके, यानी पार्टी में और सरकार में उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करके, अब यानी डायरेक्ट जो एड्रेस कर रही है उन कम्युनिटीज को। एक इस बार बीजेपी की राजनीति में एक नया प्रयोग है। जो पिछली बार अलायंस है उसने भी छोटे छोटे दलों के साथ किए थे, इस बार दल भी हैं लेकिन डायरेक्ट भी वो कर रही है। तो पूर्वांचल की पूरी राजनीति का जो परिणाम है वो इस बात पर टिका हुआ है कि अधिक से अधिक सामाजिक समूहों को कौन जोड़ लेता है। अच्छा, तीसरी बात इसमें जो ये है कि जो दलित समूह है, यानी मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं कि मायावती इज स्टिल अ फैक्टर, क्योंकि अभी तो उन्होंने कैंपेन शुरू भी नहीं किया है। मायावती किसका नुकसान करेंगी? आप कह रहे हैं शी इज स्टिल अ फैक्टर, अगर वो एक ताकत के तौर पर बनी रहती हैं, नुकसान किसका होगा, बीजेपी का कि समाजवादी पार्टी का? देखिए, मायावती नुकसान वाले सवाल को मुझे लगता है आप हमसे बेहतर समझा सकते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि दलितों में एक बड़ी संख्या है जिसका अभी भी राजनीतिकरण नहीं हुआ है और जो अपनी पॉलिटिक्स यानी उसकी पॉलिटिक्स अभी इवॉल्व नहीं की है, और वहां पर न मायावती पहुंची है न समाजवादी पार्टी अभी तक पहुंच पा रही है। बीजेपी का एक एज है, बीजेपी ने वैसे वैसे समूहों के साथ अपने को जोड़ा है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत बड़ी संख्या बाकी है जिस तक लोगों को संख्या बाकी है। अगर बीजेपी एक सेकंड, अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस टक्कर में अपना अस्तित्व बचाए रखने में मायावती और कांग्रेस कामयाब रहती हैं तो वो किसका नुकसान करेंगी सुकेश? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस अगर अच्छा करती है और मायावती अगर अपने बेस को बढ़ा लेती है, जो कि बहुत श्रिंक करके वो सिर्फ जाटव वोट तक बच गया है ऐसा लगता है, जो फीडबैक है, आप बात करें लोगों से तो ऐसा लगता है वो प्लेयर नहीं दिखती है आज की तारीख में। अगर वो अपने बेस को बचाने में कामयाब हो जाती हैं और अगर उसको बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं, जैसा बद्री नारायण कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कैंपेन शुरू नहीं किया है, तो वो बीजेपी का नुकसान करेंगी, क्योंकि उनका वोटर अगर उनसे छिटकता है तो वो सपा की तरफ नहीं जाता, वो भाजपा की तरफ जाता है, जो अभी तक हुआ है। जो दलित वोटर्स है, देखिए भाजपा की स्ट्रेंथ समझनी होगी। भाजपा की स्ट्रेंथ, पहला जो उनका कोर हिंदू आइडियोलॉजी है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का बड़ा भव्य दिव्य चित्रण हो गया, मथुरा पिक्चर में आ गया, तो एक बड़ा वर्ग उन्होंने ये तैयार किया है जो उनके लिए लड़ने को तैयार है, आमादा है। दूसरा एक हाइपर नेशनलिज्म जो उन्होंने क्रिएट किया है कि बाकी सब को आप मतलब हम राष्ट्रवादी हैं, बाकी को क्वेश्चन करिए। और तीसरा जो है वेलफेयरिज्म की जो एक वो बात देश है ना, की शक्ति और भक्ति, बिल्कुल। तो ये जो वेलफेयर स्टेट के तौर पे उन्होंने जो अपने लिए एक वर्ग तैयार किया है जिसमें मायावती के बहुत सारे वोटर हैं, उसके अलावा विमेन वोटर हैं, ये एक बड़ा वर्ग है। अब इसमें अगर सेंध लगानी होगी पार्टियों को, और खासतौर पे जो उनके सामने खड़े हैं अखिलेश यादव को, तो सेंध ये लगानी होगी कि अपने वोट बैंक को बढ़ाना होगा और उनसे कुछ वोट बैंक छीनना होगा, जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन। सुकेश, क्या वोट बैंक किसका क्या है, कौन सी जाति कैसे आप साध सकते हैं, कौन सही साध रहा है, कौन गलत साध रहा है, मुद्दों की अभी गूंज नहीं सुनाई दी है। और ये ऐसा काल है, ये कोई भी सत्ता में होता, वो बीजेपी की जगह किसी और की सरकार होती, केंद्र में, यूपी में, तो वो सवाल पूछे जाते, बेरोजगारी के सवाल, महंगाई के सवाल। ये ऐसे सवाल हैं जिनसे पीछा नहीं छुटा सकती कोई भी सत्ताधारी पार्टी। तो क्या वो मुद्दे भी कॉन्क्रेटाइज अभी होंगे, या विपक्ष की ये कमजोरी है कि इन मुद्दों को वो केंद्र में नहीं ला पा रहे हैं? और इन मुद्दों से मैं अभी दो की ही बात कर रहा हूं। बेरोजगारी सीधी मार पड़ती है युवा पर, और महंगाई की मार पड़ती है महिला पर, घर चलाने वाली औरत पर। तो इसीलिए वो MY फैक्टर अभी प्ले आउट होना बाकी है क्या, महिला यूथ फैक्टर? देखिए, महिला और युवा
ये आप सही कह रहे हैं कि ये दोनों बड़े फैक्टर हैं। ये दोनों ट्रेडिशनली मेरे कहने का मतलब मोदी के आने के बाद वो मोदी के वोटर 2014 से वो मोदी के वोटर हो गए। हमने 2 चुनाव कोरोना काल में देखे हैं, एक बिहार का चुनाव देखा, एक बंगाल का चुनाव देखा, जिसमें बीजेपी एक बड़े प्लेयर के तौर पे थी। लेकिन बंगाल में आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, और मैं बड़ा कंसिस्टेंट हूं इस मामले में, कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लोगों को वो उस तरीके से उनकी सेवा नहीं कर पाई जिससे वो सरकार होती है ना, वो तो प्रोटेक्टर होती है, वो प्रोटेक्टर की भूमिका में नजर नहीं आई, वो फेल कर गई। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी जो उस सरकार के खिलाफ जानी चाहिए थी वो वहां नहीं गई बंगाल में, वो वही नहीं गई बिहार में। दोनों सरकारें रिपीट हुई। तो क्या मुद्दे पर बिहार में बमुश्किल बिल्कुल उसको आप ये कह सकते हैं कि वो 3 बार की सरकार थी और एक चौथा फैक्टर चिराग पासवान थे जिन्होंने बहुत बड़ा घर किया जेडीयू का, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। क्या बीजेपी ने जो वहां अच्छा प्रदर्शन किया वो कोरोना काल के बावजूद किया, वो इसलिए था क्योंकि वहां उन सीटों पे चिराग पासवान के अपने कैंडिडेट खड़े नहीं थे। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे किस तरीके से आप लोगों के पास लेकर जाते हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था और उस पर डटे रहे तेजस्वी यादव। क्या हम वो देख पा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं देख पा रहे हैं। प्रदीप करने में कामयाब है? अभी तक मुद्दों की चर्चा नहीं दिख रही है, ना के बराबर हो रही है। लोग अपने मन में बनाए बैठे हैं, लेकिन वो अभी चुनावी रैलियों में उनकी गूंज नहीं सुनाई दे रही है। और ऐसे काल में क्या दरअसल जो बीजेपी अभी फ्रंट फुट पर खेल रही है, ये मुद्दे बैकफुट पर भी लाने का दम रखते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए संदीप जी, एक जो सुकेश ने अभी बात कही, जो उन्होंने आखिरी मुद्दा गिनाया, वेलफेयरिज्म की बात कही उन्होंने, मैं उसको कहता हूं एक एस्पिरेशनल क्लास मोदी ने पैदा किया है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के साथ आया है। उसमें आप देखिए, और दूसरी चीज, बीजेपी का संगठन देखिए, मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूं, 91 से कंसिस्टेंटली अपने संगठन में पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की मुहिम चल रही है। वो आज भी है। उनको टिकट देना, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। आज लोकसभा में 1/3 सांसद बीजेपी के पिछड़ा वर्ग से है। बाकी पार्टियां वादा करें, जो अखिलेश यादव कोएलिशन बना रहे हैं उसमें जिनको जोड़ रहे हैं उनसे वादा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। बीजेपी कर चुकी है, तो इसलिए उसका फायदा उसको मिलेगा। प्रधानमंत्री, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका फायदा, वेलफेयरिज्म का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री, देखिए, जब नौकरी ना मिले या महंगाई की मार पड़ रही हो, तब आदमी जातियों में ही बटा रहता है, या जाति दरअसल गौण हो जाती है, या महिला कहेगी कि मेरे को तो अपना चूल्हा चौका चलाने में अब दिक्कत आने लगी है, तो वो उज्ज्वला योजना जी दी, या शौचालय बनाए गए, या खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, उसे भूल सकती है क्या? देखिए संदीप जी, मुझे जो अपने संवाददाताओं से मैं जब बात करता हूं, जो ग्राउंड में घूम रहे हैं या जिले में, तो वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लाभार्थियों से बात करते हैं जो जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, तो वो निश्चित रूप से सरकार की इसके लिए सराहना करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि उस मुफ्त राशन का और उस जो लाभार्थी योजना, उसका कोई फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो महंगाई निश्चित रूप से जनता के बीच बड़ा मुद्दा है। महंगाई हम यहाँ बैठ करके भले उसको न समझ पाए, लेकिन गांव देहात में 3-4 बड़े मुद्दे हैं। विपक्षी दल उसे बड़ा मुद्दा नहीं बना पा रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्षी दल अखिलेश यादव हर सभा में उस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी बराबर उठा रही है उस मुद्दे को। अब हम लोग अलग बात है, और कैसे मुद्दे उठाए बनाए, वैसे तो बना रही है। अब महंगाई विरोधी रैलियां हो रही, तो खैर मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि देखिए 3-4 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। महंगाई पे एक रैली की अभी अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और वहां हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाने लगे। वो तो राहुल गांधी अपना एजेंडा है, लेकिन प्रियंका गांधी हर मीटिंग में महंगाई की बात जब आप उनके प्लैंक पे आप खेलने चले जाते हो, फिर आप पूरे गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देते हो और उनके पिच पे जाके खेलते हो, जहां पे आप कमजोर है। जयपुर में यही तो किया, महंगाई की रैली जयपुर में कर रहे हो, दिल्ली में भी हो सकती थी, लखनऊ में हो सकती थी।
लेकिन अखिलेश यादव बहुत शिद्दत से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप उनकी मीटिंगें, उनके भाषणों को सुनिए। मैं तो लगातार यूट्यूब पर फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीविजन पे उस तरह से नहीं, मैं था नहीं उनके आता। साथ 3-4 घंटे तो रथ यात्रा पर था, और ये मुद्दे उठ रहे हैं, पर जिस तरीके से उठने चाहिए अबे दुबे, क्या ये मुद्दे अभी उठ पाए हैं? देखिए, विपक्ष की चुनावी रणनीति में अभी उन मुद्दों को वो प्रमुखता नहीं मिली है जो प्रमुखता मिलनी चाहिए थी। जैसी अखिलेश तेजस्वी ने ने मुद्दों दी को थी। उठाना शुरू किया है, लेकिन मैं एक दूसरी दृष्टि से इस पूरी परिस्थिति को देखता हूं। मेरा मानना है कि थोक मूल सूचकांक 14% का आंकड़ा पार कर गया है, जो कि एक ऐतिहासिक बढ़त है। सरकार ने फर्जीवाड़ा करके उपभोक्ता मूल सूचकांक को 5.5% के करीब रख छोड़ा है, ताकि टीवी पर वो तर्क दे सके कि भाई महंगाई नहीं बढ़ी है। ये जो भयानक फर्क है, ये जनता को बहुत ही पीड़ित कर रहा है। और विपक्ष मुद्दा उठाए या ना उठाए, जनता की मतदान प्राथमिकताओं पे कुछ ना कुछ इसका असर जरूर होगा। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी हम लोगों के लिए अध्ययन योग्य है कि हम देखें कि सरकार, पार्टियां क्या करती हैं, अलग बात है। जनता खुद बिना पार्टियों से प्रभावित हुए अपने आप किस तरह परिस्थिति का आकलन करती है। क्या लोगों के खाते में जो पैसे पहुंच रहे हैं, जो नीचे से 20% की आबादी है, उसके आधार पे ही सारे वोट पड़ेंगे, या जो भयानक किस्म की महंगाई है, भीषण किस्म की बेरोजगारी है, वो भी लोगों की मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करेगा? क्या केवल लोग प्रधानमंत्री का ये आने वाला वक्त गवाही देने वाला है। बद्री नारायण, एक और बात देखिए, 2017 में बंद मुट्ठी थी, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। चेहरा दरअसल प्रधानमंत्री मोदी थे। और इसमें जो आप सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार उठा रहे हैं, तो वो पूरा एक धड़ा लामबंद हो गया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इस बार चेहरा तो योगी आदित्यनाथ है, तो इसीलिए पूरा जोर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें यह मालूम है, या बीजेपी के रणनीतिकारों को यह मालूम है कि 2017 वाला खेल नहीं है, यहां परिप्रेक्ष्य थोड़ा बदला हुआ है। संदीप जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक गांव में हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो कई लोगों ने बातचीत में कहा कि मोदी योगी एक के हैं। तो मोदी योगी एक के हैं, एक इमेज परसेप्शन से इमर्ज कर रहा है। तो योगी का इमेज अकेला नहीं है इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, मोदी उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो एजेंडे हैं वो मोदी जी तय कर रहे हैं। मोदी जी रीसेट कर रहे हैं एक तरह से, अगर आप देखें तो ये एक तरह से बड़े सपनों का चुनाव है। बड़े सपने खड़े, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े योजनाएं, बड़ी बड़ी ये सारी चीजें अब आ गई हैं। तो जो दैनंदिन जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए बेनिफिशियरी जो वेलफेयरिज्म वाली बात हम लोग कर रहे हैं, उसने यानी पूरी डेमोक्रेसी अब एक तरह से बेनिफिशियरी क्लास पैदा कर रही है और उसका एक परसेप्शन भी पैदा कर रही है। तो एक तरफ तो दैनंदिन जीवन की पॉलिटिक्स को वो प्रभावित कर रहा है, कर बीजेपी वैसे टच कर रही है, दूसरी तरफ बड़े। उम्मीद करता हूं आपको ये डिबेट बहुत पसंद आई होगी। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल RS वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़े रहें। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए जनता में आगे शेयर भी कर दें, ताकि सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन आम आदमी इंसान तक पहुँच जाए।